ये कहानी वो सफर जो दिल में रह गया, लेखक देबव्रत मजूमदार द्वारा लिखी गई है। देबव्रत मजूमदार ने यह कहानी अपने किशोरावस्था और युवावस्था में घटी कुछ सच्ची घटनाओं और अनुभवों से प्रेरित होकर लिखी है। देबव्रत मजूमदार का जन्म वर्ष 1978 में जमशेदपुर, टाटानगर में हुआ था, जो उस समय बिहार राज्य का हिस्सा था। बाद में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और जमशेदपुर टाटानगर झारखंड में आ गया। बचपन से ही देबव्रत कहानियां लिखने के शौकीन थे। उनके मन में हमेशा नई नई कहानियां जन्म लेती रहती थीं। उनकी लिखी हुई प्रसिद्ध कहानियों में द नन ऑफ मेथोडिस्ट चर्च ऑफ भीमजोड़ी, छीनदारी बांध की एक रात की दुल्हन, वो कौन था, एक अमर प्रेम कथा, रहस्यमयी भैरवनाथ मुखर्जी सीरीज और द हॉरर मिस्ट्री ऑफ मयोंग असम शामिल हैं। तो चलिए सुनते हैं वो सफर जो दिल में रह गया। एपिसोड 3। एक सामान्य नियम के तौर पर बंगाली ब्राह्मण लोग नाचते नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मपुर में यह ऐसा नियम नहीं था जिसे कभी बहुत सख्ती से लागू किया गया हो। हरिहर मिश्र से पहले वाले महंत, मुझसे मत पूछिए उनका नाम क्या था, कॉलेज डांस के बारे में थोड़ा ढीला रवैया रखते थे, बशर्ते वहां निगरानी करने वाले बड़े लोग मौजूद हों, और इसी वजह से वह एक तरह की परंपरा बन गया था। जब तक हरिहर मिश्र आए तब तक चीजें बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। जया लगभग अकेली ऐसी लड़की थी जो कभी किसी कॉलेज डांस में नहीं गई थी, और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता था कि उसे नाचना आता भी है या नहीं। मैं मानता हूं कि मुझे इस बात की भी चिंता थी कि वह क्या पहनेगी, हालांकि यह बात मैं उसे कभी नहीं बताता। जब जया मंदिर की सामाजिक सभाओं में जाती थी, जिन्हें हरिहर मिश्र प्रोत्साहित करते थे, तो वह आम तौर पर पुराना स्वेटर और वही चेकदार स्कर्ट पहनती थी जो हम उसे हर दिन कॉलेज में पहने देखते थे। लेकिन फ्रेशर्स नाइट डांस तो खास होना चाहिए था। ज्यादातर लड़कियां नई ड्रेस खरीदती थीं और लड़के सूट पहनते थे, और इस साल तो हमारी तस्वीरें लेने के लिए एक फोटोग्राफर भी आने वाला था। मुझे पता था कि जया नई ड्रेस नहीं खरीदेगी क्योंकि उसकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पुजारी होना ऐसा पेशा नहीं था जिसमें लोग बहुत पैसा कमाते हों, लेकिन जाहिर है कि पुजारी लोग पैसे कमाने के लिए इस काम में नहीं आते, वे इसे लंबे समय तक निभाने के लिए करते हैं, अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हों। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता था कि वह वही कपड़े पहनकर आए जो वह रोज कॉलेज में पहनती थी। यह बात मेरे लिए उतनी नहीं थी। मैं इतना कठोर दिल वाला नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। मैं नहीं चाहता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएं या ऐसा कुछ करें। अगर इसमें कोई अच्छी बात थी तो वह यह कि सुभ्रांशु पटनायक ने जया वाली पूरी स्थिति को लेकर मुझे ज्यादा नहीं चिढ़ाया, क्योंकि वह अपनी ही डेट के बारे में सोचने में व्यस्त था। वह नंदिनी बोस को ले जा रहा था, जो हमारे कॉलेज की हेड चीयरलीडर थी। वह दिवाली के दियों में सबसे तेज चमकने वाला दिया तो नहीं थी, लेकिन अपने तरीके से अच्छी थी, और अच्छी से मेरा मतलब जाहिर है उसकी टांगों से है। सुभ्रांशु पटनायक ने मुझे डबल डेट पर चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था कि कहीं वह जया को चिढ़ाए या ऐसा कुछ करे। वह अच्छा लड़का था, लेकिन कभी कभी थोड़ा निर्दयी भी हो जाता था, खासकर तब जब उसके अंदर बो छिवस रीगल रबॉन की कुछ ड्रिंक्स चली जाती थीं। डांस वाले दिन मैं सचमुच बहुत व्यस्त था। मैंने दोपहर का ज्यादातर समय जिम को सजाने में बिताया, और मुझे जया के घर लगभग आधा घंटा पहले पहुंचना था, क्योंकि उसके पिता मुझसे बात करना चाहते थे। हालांकि मुझे नहीं पता था क्यों। जया ने मुझे यह बात बस एक दिन पहले ही बताई थी, और मैं यह नहीं कह सकता कि इस संभावना से मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि वह प्रलोभन और उस बुरे रास्ते के बारे में बात करेंगे जिस पर वह हमें ले जा सकता है। अगर उन्होंने व्यभिचार की बात छेड़ दी तो मुझे पता था कि मैं वहीं मौके पर मर जाऊंगा। मैंने पूरे दिन छोटी छोटी प्रार्थनाएं की ताकि इस बातचीत से बच सकूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि भगवान मेरी प्रार्थनाओं को सबसे ऊपर रखेंगे भी या नहीं, अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हो, क्योंकि अतीत में मेरा व्यवहार जैसा रहा था, बस यह सोचकर ही मैं बहुत घबराया हुआ था। नहाने के बाद मैंने अपना सबसे अच्छा सूट पहना,
फूलों की दुकान से जया के लिए कॉर्सेज लिया और फिर उसकी तरफ गाड़ी चलाकर निकल पड़ा। मां ने मुझे कार उधार दी थी और मैंने उसे जया के घर के ठीक सामने सड़क पर पार्क किया। हमने अभी घड़ियां पीछे नहीं की थीं, इसलिए जब मैं वहां पहुंचा तब भी उजाला था। मैं टूटी फूटी पगडंडी पर चलता हुआ उसके दरवाजे तक गया। मैंने दस्तक दी और कुछ पल इंतजार किया, फिर दोबारा खटखटाया। दरवाजे के पीछे से मैंने हरिहर मिश्र को कहते सुना, मैं अभी आया। लेकिन वह दरवाजे तक आने के लिए बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थे। मैं शायद 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, दरवाजे, उसकी चौखट और खिड़कियों की दरारों को देखता हुआ। एक तरफ वे कुर्सियां रखी थीं जिन पर कुछ दिन पहले मैं और जया बैठे थे। जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वह अब भी उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। शायद पिछले कुछ दिनों में वे वहां बैठे ही नहीं थे। आखिरकार दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर के लैंप की रोशनी हरिहर मिश्र के चेहरे पर हल्की छाया डाल रही थी और उनके बालों पर भी पड़ रही थी। जैसा मैंने कहा था, वह बूढ़े थे, मेरी गिनती से 72 साल के। यह पहली बार था जब मैंने उन्हें इतने पास से देखा था और मैं उनके चेहरे की सारी झुर्रियां साफ देख सकता था। उनकी त्वचा सचमुच पारदर्शी सी लगती थी, मेरी कल्पना से भी ज्यादा। नमस्ते महंत जी, मैंने अपनी घबराहट निगलते हुए कहा। मैं जया को फ्रेशर्स नाइट डांस में ले जाने आया हूं। बिल्कुल आए हो, उन्होंने कहा, लेकिन पहले मैं तुमसे बात करना चाहता था। जी महंत जी, इसी वजह से मैं जल्दी आया। अंदर आ जाओ। मंदिर में हरिहर मिश्र हमेशा अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन इस समय वह किसी किसान जैसे लग रहे थे, धोती कुर्ता पहने हुए। उन्होंने इशारा किया कि मैं उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाऊं जिसे वह रसोई से लाए थे। दरवाजा खोलने में थोड़ा समय लग गया, उसके लिए माफ करना। मैं कल के प्रवचन पर काम कर रहा था, उन्होंने कहा। मैं बैठ गया। कोई बात नहीं महंत जी। पता नहीं क्यों, लेकिन आपको उन्हें महंत जी ही कहना पड़ता था। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। अच्छा, तो अपने बारे में बताओ। मुझे यह सवाल काफी बेवकूफी भरा लगा, क्योंकि उनका हमारे परिवार के साथ इतना पुराना संबंध था। वैसे मेरा जनेऊ संस्कार भी उन्होंने ही कराया था और जब से मैं बच्चा था तब से हर गुरुवार, बृहस्पतिवार उन्होंने मुझे मंदिर में देखा था। जी महंत जी, मैंने शुरू किया, जबकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था क्या कहूं। मैं स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट हूं। पता नहीं जया ने आपको बताया या नहीं। उन्होंने सिर हिलाया। बताया था, आगे बताओ। और खैर, मैं अगले पतझड़ में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं। मुझे आवेदन पत्र भी मिल चुका है। उन्होंने फिर सिर हिलाया। और कुछ? मुझे मानना पड़ा कि इसके बाद मेरे पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा था। मेरा एक हिस्सा चाहता था कि मेज से पेंसिल उठाकर उसे संतुलित करना शुरू कर दूं और उन्हें अपना पूरा 30 सेकंड वाला करतब दिखाऊं, लेकिन वह ऐसे आदमी नहीं थे जो उसकी सराहना करते। मुझे नहीं लगता महंत जी। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं महंत जी। वह काफी देर तक मुझे देखते रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर आखिरकार बोले, तुमने मेरी बेटी को डांस पर क्यों बुलाया? मैं चौंक गया और मुझे पता है कि मेरे चेहरे पर वह साफ दिखा। मैं समझा नहीं महंत जी। तुम उसके साथ कुछ ऐसा करने की योजना तो नहीं बना रहे जिससे वह शर्मिंदा हो जाए? नहीं महंत जी, मैंने जल्दी से कहा, इस आरोप से हैरान होकर। बिल्कुल नहीं। मुझे साथ जाने के लिए किसी की जरूरत थी तो मैंने उसे पूछ लिया। बात बस इतनी सी है। कोई शरारत वगैरह की योजना तो नहीं है? नहीं महंत जी, मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह कुछ और मिनट तक चलता रहा। मेरा मतलब, वह मेरे असली इरादों के बारे में मुझसे सवाल जवाब करते रहे, लेकिन सौभाग्य से तभी जया पीछे वाले कमरे से बाहर आ गई और मैं और उसके पिता दोनों ने एक ही समय पर उसकी तरफ देखा। हरिहर मिश्र आखिरकार बोलना बंद कर चुके थे और मैंने राहत की सांस ली। उसने एक सुंदर नीली स्कर्ट और सफेद ब्लाउज पहन रखा था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शुक्र है उसने अपना स्वेटर अलमारी में ही छोड़ दिया था। मानना पड़ेगा, वह उतनी बुरी नहीं लग रही थी। हालांकि मुझे पता था कि डांस में बाकी लोगों के मुकाबले वह फिर भी साधारण ही लगेगी। हमेशा की तरह उसके बाल जुड़े में बंधे थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता था कि अगर वह बाल खुले रखती
तो बेहतर लगता, लेकिन यह आखिरी बात थी जो मैं उससे कहना चाहता था। जया बिल्कुल खैर, जया वैसी ही लग रही थी जैसी वह हमेशा लगती थी, लेकिन कम से कम वह अपनी गीता साथ लाने की योजना नहीं बना रही थी। वह तो हद ही हो जाती। आप सौम्यजीत को परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना? उसने खुशमिजाजी से अपने पिता से कहा। हम बस बातें कर रहे थे, मैंने जल्दी से कहा, इससे पहले कि उन्हें जवाब देने का मौका मिलता। किसी वजह से मुझे नहीं लगा कि उन्होंने जया को बताया होगा कि वह मुझे किस तरह का इंसान समझते हैं, और मुझे यह भी नहीं लगा कि यह बताने का सही समय अभी है। खैर, हमें शायद अब चलना चाहिए। उसने एक पल बाद कहा। मुझे लगता है उसने कमरे का तनाव महसूस कर लिया था। वह अपने पिता के पास गई, उनके चरण छुए और हल्की मुस्कान के साथ आशीर्वाद लिया। प्रवचन पर काम करते हुए बहुत देर तक मत जागिएगा, ठीक है? मैं नहीं जागूंगा, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे कमरे में मौजूद होने के बावजूद मैं समझ सकता था कि वह सचमुच उससे बहुत प्यार करते थे और उसे दिखाने से डरते नहीं थे। समस्या तो यह थी कि वह मेरे बारे में क्या महसूस करते थे। हमने अलविदा कहा और कार की तरफ जाते हुए मैंने जया को उसका कॉर्साज दिया और कहा कि कार में बैठने के बाद मैं उसे पहनना सिखा दूंगा। मैंने उसके लिए दरवाजा खोला और दूसरी तरफ घूमकर खुद भी बैठ गया। इतने छोटे से समय में ही जया ने फूल लगा भी लिया था। मैं पूरी तरह बेवकूफ नहीं हूं, पता है। मुझे कॉर्साज लगाना आता है। मैंने कार स्टार्ट की और कॉलेज की तरफ चल पड़ा, जबकि अभी अभी हरिहर मिश्र के साथ हुई बातचीत मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे पिता तुम्हें बहुत पसंद नहीं करते, उसने कहा, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूं। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उन्हें लगता है कि तुम गैर जिम्मेदार हो। मैंने फिर सिर हिलाया। उन्हें तुम्हारे पिता भी ज्यादा पसंद नहीं है। मैंने एक बार फिर सिर हिलाया। या तुम्हारा परिवार। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूँ? उसने अचानक पूछा। सच में नहीं? तब तक मैं काफी उदास हो चुका था। मुझे लगता है कि यह सब किसी न किसी तरह प्रभु की योजना का हिस्सा है। तुम्हारे हिसाब से इसका संदेश क्या है? लो, अब शुरू हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर सच जानना चाहते हो तो वह शाम शायद इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती थी। मेरे ज्यादातर दोस्त दूरी बनाए हुए थे और जया के शुरू से ही बहुत कम दोस्त थे, इसलिए हम ज्यादातर समय अकेले ही रहे। और सबसे बुरी बात यह निकली कि अब मेरी मौजूदगी की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने नियम बदल दिया था, क्योंकि कृष्ण मुरारी अग्रवाल को कोई डेट नहीं मिल रही थी, और जैसे ही मुझे यह पता चला, पूरी बात को लेकर मैं अंदर से काफी दुखी हो गया। लेकिन उसके पिता ने मुझसे जो कहा था, उसके बाद मैं उसे जल्दी घर भी नहीं छोड़ सकता था, है ना? और उससे भी बढ़कर वह सचमुच बहुत अच्छा समय बिता रही थी। यहां तक कि मैं भी यह देख सकता था। उसे वे सजावटें बहुत पसंद आईं जिन्हें लगाने में मैंने मदद की थी। उसे संगीत पसंद था। उसे डांस की हर चीज पसंद थी। वह बार बार कहती रही कि सब कितना शानदार है, और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कभी उनके मंदिर की किसी सभा के लिए सजावट करने में उसकी मदद करूंगा। मैंने बस बड़बड़ाते हुए कहा कि वह मुझे बुला ले, और हालांकि मैंने यह बात बिना किसी उत्साह के कही थी, फिर भी जया ने मुझे इतना विचारशील होने के लिए धन्यवाद दिया। सच कहूं तो पहले 1 घंटे तक मैं उदास ही रहा, हालांकि उसे शायद इसका एहसास नहीं हुआ। जया को 11 बजे तक घर पहुंचना था, जो डांस खत्म होने से 1 घंटा पहले था, और इससे मेरे लिए चीजों को संभालना थोड़ा आसान हो गया। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, हम डांस फ्लोर पर पहुंच गए, और यह पता चला कि पहली बार होने के बावजूद वह काफी अच्छी डांसर थी। करीब दर्जन भर गानों तक उसने मेरे कदमों का बहुत अच्छे से साथ दिया, और उसके बाद हम मेजों की तरफ गए और ऐसी बातचीत की जो लगभग सामान्य लग रही थी। हां, वह आस्था, खुशी और यहां तक कि मोक्ष जैसे शब्द बीच बीच में इस्तेमाल करती रही, और अनाथों की मदद करने और सड़क से छोटे जीवों को हटाने की बातें भी करती रही। लेकिन वह इतनी ज्यादा खुश थी कि लंबे समय तक उदास रहना मुश्किल था। तो शुरुआत में चीजें इतनी भी भयानक नहीं थीं, और सच कहूं तो जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे ज्यादा खराब भी नहीं। सब कुछ तब बिगड़ा जब परमजीत बग्गा और अंजलि सेनगुप्ता वहां आ पहुंचे। वे हमारे आने के कुछ मिनट बाद ही पहुंचे।
उसने वही बेवकूफी वाली टी शर्ट पहन रखी थी, बाह में कैमल्स का पैकेट दबा रखा था और बालों में ढेर सारा जेल लगा रखा था। अंजलि सेनगुप्ता शुरू से ही उससे लिपटी हुई थी और यह समझने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं थी कि वहां आने से पहले उसने कुछ ड्रिंक्स ले रखी थीं। उसकी ड्रेस बहुत चमकदार थी। उसकी मां एक सैलून में काम करती थी और नए फैशन से हमेशा अपडेट रहती थी और मैंने देखा कि उसने वह तथाकथित सभ्य महिला वाली आदत भी अपना ली थी जिसे च्युइंग गम चबाना कहते हैं। वह गम को सचमुच ऐसे चबा रही थी जैसे गाय जुगाली करती है। खैर, अच्छे पुराने परमजीत बग्गा ने पंच बाउल में शराब मिला दी और कुछ ही देर में और लोग भी नशे में झूमने लगे। जब तक शिक्षकों को इसका पता चला तब तक ज्यादातर पंच खत्म हो चुका था और लोगों की आंखों में वह नशे वाली चमक आने लगी थी। जब मैंने अंजलि सेनगुप्ता को पंच का दूसरा गिलास पीते देखा तो मुझे समझ आ गया कि मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। भले ही उसने मुझे छोड़ दिया था, फिर भी मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वह पहली लड़की थी जिसे मैंने कभी फ्रेंच किस किया था और हालांकि पहली बार कोशिश करते हुए हमारे दांत इतनी जोर से टकराए थे कि मुझे तारे दिखाई देने लगे थे और घर पहुंचकर एस्पिरिन लेनी पड़ी थी, फिर भी मेरे मन में उसके लिए भावनाएं थीं। तो मैं वहां जया के साथ बैठा था, मुश्किल से उसकी गीता कॉलेज की अद्भुत बातें सुन रहा था और आंख के कोने से अंजलि सेनगुप्ता पर नजर रखे हुए था। तभी परमजीत बग्गा ने मुझे उसे देखते पकड़ लिया। एक उन्मादी हरकत में उसने अंजलि सेनगुप्ता को कमर से पकड़कर हमारी मेज तक घसीट लिया और मुझे वह वाला लुक दिया, वही जो साफ कहता है अब मामला गंभीर है। तुम समझते हो मैं किस तरह की नजर की बात कर रहा हूं? क्या तुम मेरी लड़की को घूर रहे हो? उसने पूछा और पहले से ही तनकर खड़ा हो गया। नहीं। हाँ, यही कर रहा था। ये मुझे ही घूर रहा था। ये मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, वही जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उसकी आंखें छोटी दरारों जैसी हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे हरिहर मिश्र की हो जाती थीं। लगता है मैं लोगों पर ऐसा असर डालता हूं। तो तुम वही हो? उसने तिरस्कार से कहा। अब मैं कोई लड़ाकू इंसान नहीं हूं। मेरी जिंदगी की असली लड़ाई सिर्फ तीसरी क्लास में हुई थी और उसमें भी मैं तब हार गया था जब सामने वाले के मुक्का मारने से पहले ही मैं रोने लगा था। आमतौर पर मैं ऐसी चीजों से दूर ही रहता था क्योंकि मेरा स्वभाव शांत था और वैसे भी शुभ्रांशु पटनायक के आसपास रहते हुए कोई मुझसे पंगा नहीं लेता था। लेकिन शुभ्रांशु पटनायक इस समय कहीं नंदिनी के साथ था, शायद ब्लिचर्स के पीछे। मैं घूर नहीं रहा था, मैंने आखिरकार कहा, और उसने तुम्हें जो भी बताया हो मुझे नहीं लगता कि वह सच था। उसकी आंखें और सिकुड़ गईं। क्या तुम अंजलि सेनगुप्ता को झूठी कह रहे हो? उसने ताना मारा। ओह, गड़बड़ हो गई। मुझे लगता है वह वहीं मुझे मार देता। लेकिन तभी जया अचानक बीच में आ गई। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूं? उसने खुशमिजाजी से सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा। कभी कभी ऐसा लगता था कि जया को सामने हो रही परिस्थितियों का बिल्कुल एहसास ही नहीं होता। रुको, हाँ जानती हूँ। तुम डाउनटाउन वाले गैरेज में काम करते हो। तुम्हारे पिता का नाम जो है और तुम्हारी दादी फॉस्टर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास रहती हैं। परमजीत बग्गा के चेहरे पर उलझन का भाव आ गया, जैसे वह बहुत सारे टुकड़ों वाली पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें यह सब कैसे पता? क्या इसने तुम्हें मेरे बारे में भी बताया? नहीं, बेवकूफ मत बनो। वह खुद ही हल्का सा हंस पड़ी। ऐसे समय में मजाक सिर्फ जया को ही सूझ सकता था। मैंने तुम्हारी तस्वीर तुम्हारी दादी के घर में देखी थी। मैं वहां से गुजर रही थी और उन्हें सामान अंदर ले जाने में मदद चाहिए थी। तुम्हारी तस्वीर शेल्फ पर रखी थी। परमजीत बग्गा जया को ऐसे देख रहा था जैसे उसके कानों से मक्के के पौधे उगाए हों। इस बीच जया अपने हाथ से खुद को हवा कर रही थी। खैर, हम तो बस इतना नाचने के बाद थोड़ा आराम करने बैठे थे। वहां तो सचमुच बहुत गर्मी है। क्या तुम हमारे साथ बैठना चाहोगे? यहाँ 2 कुर्सियां हैं। मुझे तुम्हारी दादी का हाल सुनकर अच्छा लगेगा। वह यह सब इतनी खुशी से कह रही थी कि परमजीत बग्गा समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे। हम लोगों की तरह जो इस तरह की चीजों के आदी थे, उसने पहले कभी जया जैसी इंसान नहीं देखी थी। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, यह तय करने की कोशिश करता हुआ कि क्या उसे उस लड़के को मारना चाहिए जिसकी साथी लड़की ने उसकी दादी की मदद की थी।
अगर यह तुम्हें उलझाऊ लग रहा है तो सोचो, ये परमजीत बग्गा के पेट्रोल से खराब हो चुके दिमाग के साथ क्या कर रहा होगा। आखिरकार वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से खिसक गया, अंजलि सेनगुप्ता को साथ लेकर। अंजलि सेनगुप्ता शायद यह भी भूल चुकी थी कि पूरी बात शुरू कैसे हुई थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। मैं और जया उसे जाते हुए देखते रहे और जब वह सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया तब मैंने लंबी सांस छोड़ी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं अब तक सांस रोके हुए था। धन्यवाद, मैंने शर्मिंदा सा बुदबुदाते हुए कहा, यह महसूस करते हुए कि जया वही थी जिसने मुझे गंभीर शारीरिक चोट से बचाया था। जया ने मुझे अजीब नजरों से देखा। किस लिए? उसने पूछा, और जब मैंने उसे साफ साफ नहीं बताया तो वह फिर से कॉलेज वाली अपनी कहानी में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इस बार मैं सचमुच उसकी बातें सुन रहा था, कम से कम एक कान से तो जरूर। मैं इतना तो कर ही सकता था। पता चला कि उस शाम हमारी परमजीत बग्गा और अंजलि सेनगुप्ता से आखिरी मुलाकात नहीं हुई थी। पंच के 2 गिलासों ने अंजलि सेनगुप्ता की हालत पूरी तरह खराब कर दी थी और उसने महिलाओं के बाथरूम में हर तरफ उल्टी कर दी। परमजीत बग्गा, जैसा कि वह सभ्य इंसान था, उसके उल्टी करने की आवाज सुनते ही वहां से खिसक गया, उसी तरह जैसे आया था, और उसके बाद मैंने उसे फिर नहीं देखा। और किस्मत की बात देखो, जया ही थी जिसने बाथरूम में अंजलि सेनगुप्ता को पाया, और यह साफ था कि उसकी हालत बहुत खराब थी। एक ही उपाय था, उसे साफ करना और शिक्षकों को पता चलने से पहले उसे घर पहुंचाना। उस समय नशे में पकड़ा जाना बहुत बड़ी बात थी, और अगर वह पकड़ी जाती तो उसे निलंबन, शायद निष्कासन तक झेलना पड़ता। जया, भगवान उसका भला करे, नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, ठीक मेरी तरह। हालांकि अगर तुमने मुझसे पहले पूछा होता तो मैं कुछ और ही सोचता, क्योंकि अंजलि सेनगुप्ता नाबालिग थी और कानून तोड़ रही थी। उसने हरिहर मिश्र के अच्छे व्यवहार वाले नियमों में से एक और नियम भी तोड़ा था। हरिहर मिश्र कानून तोड़ने और शराब पीने को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और हालांकि यह उन्हें व्यभिचार जितना उत्तेजित नहीं करता था, फिर भी हम सब जानते थे कि वह इस मामले में बेहद गंभीर थे, और हमें लगता था कि जया भी ऐसा ही सोचती होगी, और शायद सोचती भी हो, लेकिन उसकी मदद करने वाली प्रवृत्ति उस पर हावी हो गई। उसने शायद अंजलि सेनगुप्ता को देखा और सोचा, घायल जीव, और तुरंत हालात अपने हाथ में ले लिए। मैं ब्लिचर्स के पीछे शुभ्रांशु पटनायक को ढूंढने गया, और वह इस बात पर राजी हो गया कि जब तक मैं और जया अंदर सफाई करें तब तक वह बाथरूम के दरवाजे पर नजर रखेगा। अंजलि सेनगुप्ता ने कमाल कर दिया था, मैं तुम्हें बता रहा हूं। उल्टी टॉयलेट को छोड़कर हर जगह थी, दीवारों पर, फर्श पर, सिंक पर, यहां तक कि छत पर भी। हालांकि मुझसे मत पूछना उसने यह कैसे किया। तो वहां मैं था, अपने सबसे अच्छे नीले सूट में, चारों हाथ पैरों के बल झुका हुआ, फ्रेशर्स नाइट डांस में उल्टी साफ कर रहा था। वही चीज जिससे मैं शुरुआत से बचना चाहता था। और मेरी डेट जया भी चारों हाथ पैरों के बल झुककर बिल्कुल वही कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर कृष्ण मुरारी अग्रवाल अपनी तीखी पागलों जैसी हंसी हंस रहा हो। आखिरकार हम जिम के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकले, अंजलि सेनगुप्ता को दोनों तरफ से सहारा देते हुए, ताकि वह गिर न जाए। वह बार बार पूछ रही थी कि परमजीत बग्गा कहां है, लेकिन जया उसे चिंता न करने के लिए कहती रही। अंजलि सेनगुप्ता से बात करने का उसका तरीका बहुत सुकून देने वाला था। हालांकि अंजलि सेनगुप्ता इतनी ज्यादा नशे में थी कि शायद उसे यह भी नहीं पता था कि उससे बात कौन कर रहा है। हमने अंजलि सेनगुप्ता को मेरी कार की पिछली सीट पर बैठाया, जहां वह लगभग तुरंत बेहोश हो गई। हालांकि उससे पहले उसने कार के फर्श पर एक बार फिर उल्टी कर दी। बदबू इतनी भयानक थी कि हमें उल्टी आने से बचने के लिए खिड़कियां खोलनी पड़ीं, और अंजलि सेनगुप्ता के घर तक का रास्ता असामान्य रूप से लंबा लगा। उसकी मां ने दरवाजा खोला, अपनी बेटी को एक नजर देखा और बिना धन्यवाद का एक शब्द कहे उसे अंदर ले गई। मुझे लगता है वह शर्मिंदा थी, और वैसे भी हमारे पास उनसे कहने के लिए कुछ खास था नहीं। हालात खुद ही सब कुछ बयान कर रहे थे। जब तक हम उसे छोड़कर लौटे
तब तक 10:45 हो चुके थे और हम सीधे जया के घर वापस गए। वहां पहुंचकर मैं सचमुच चिंतित था, क्योंकि उसकी हालत और बदबू दोनों खराब थीं, और मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि हरिहर मिश्र जागे हुए न हो। मैं उन्हें यह सब समझाना नहीं चाहता था। ओह, अगर जया उन्हें बताती तो शायद वह सुन लेते, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि वह किसी न किसी तरह इसका दोष भी मुझ पर ही डाल देंगे। तो मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया और हम बरामदे की रोशनी के नीचे खड़े रहे। जया ने अपनी बाहें मोड़ लीं और हल्की सी मुस्कुराई, बिल्कुल ऐसे जैसे वह किसी शाम की सैर से लौटी हो जहां उसने दुनिया की सुंदरता पर विचार किया हो। कृपया अपने पिता को इस बारे में मत बताना, मैंने कहा। नहीं बताऊंगी, उसने कहा। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराती रही। आज रात मैंने बहुत अच्छा समय बिताया, मुझे डांस पर ले जाने के लिए धन्यवाद। और यहां वह थी, उल्टी से सनी हुई, फिर भी मुझे इस शाम के लिए धन्यवाद दे रही थी। जया मिश्र सचमुच कभी कभी किसी आदमी को पागल कर सकती थी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।